हेलो एवरीवन, मैं हूं हमाद अहमद खान एडवोकेट एंड वेलकम टू द लीगल फोरम यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि एक जो सिविल केस होता है या जिसे सिविल सूट कहा जाता है, उसके कौन कौन से स्टेजेस होते हैं, यानी कि ऐसे कौन कौन से मराहिल हैं जिनसे गुजर कर एक सिविल केस या सिविल सूट जो है वो पाए तकमील तक पहुंचता है, ये कंप्लीट होता है। मैं उन तमाम ही मराहिल जो कि डिस्प्यूट के अराइज होने से लेके केस का फैसला आने के बीच में होते हैं, उन सबको यहाँ पे ब्रीफली डिस्कस करूंगा। ये वीडियो एक आम आदमी के लिए जो शायद किसी लिटिगेशन में है या जिसपे कोई केस हुआ है या जिसने किसी पे केस करना है, उसके लिए अहम हो सकती है। लॉ स्टूडेंट्स के लिए बहुत अहम हो सकती है, और जो यंग लॉयर्स हैं जो कि अभी अभी प्रैक्टिस को ज्वाइन कर रहे हैं, उनके लिए भी ये इन्फॉर्मेशन काफी अहम हो सकती है। तो वीडियो को अंत तक लाजमी देखिएगा विदाउट स्किप किए, क्योंकि हर एक पार्ट इसमें काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मजीद इस तरह की वीडियोस आपको मिलती रहें। अब स्टेजेस की तरफ बढ़ने से पहले आप ये चीज जान लें कि हमारे पास दो नेचर के केसेस होते हैं, सिविल केसेस एंड क्रिमिनल केसेस। दोनों का ही नेचर डिफरेंट होता है और दोनों के जो मराहिल हैं, जो स्टेजेस हैं, वो भी डिफरेंट होते हैं। इस वीडियो में हम सिर्फ सिविल केसेस की बात करेंगे। जो सिविल नेचर के डिस्प्यूट्स होते हैं, उन पे जो केसेस किए जाते हैं, उनके कौन कौन से स्टेजेस हैं। तो सबसे पहले स्टेज की अगर मैं बात करूं तो वो है इंस्टीट्यूशन ऑफ द केस, यानी कि अपने केस को अदालत में दाखिल करना। मान लें ए और बी के दरमियान एक डिस्प्यूट अराइज होता है किसी सिविल मामले को लेके। अब ए जो है वो अपने वकील के पास, अपने एडवोकेट्स के पास जाता है कि उसे बी पर केस करना है। अब एडवोकेट्स ए के क्लेम को ड्राफ्ट करेंगे प्लेंट की सूरत में, और उसे जाके जो कंसर्न जुरिस्डिक्शन की जो कोर्ट है उसके पास फाइल कर दिया जाएगा। अब जुरिस्डिक्शन का मतलब क्या होता है और पता कैसे चलता है कि कौन सी कोर्ट के पास जुरिस्डिक्शन है, इस पे मैं एक अलग वीडियो बना चुका हूं, आई बटन में लिंक दे दूंगा, आप वहां पे जाके देख सकते हैं। सो अब ये प्लेंट क्या होता है, तो प्लेंट का आसान अल्फाज में अगर मैं आपको समझाऊं तो ये होती है फरियाद, यानी आप कोर्ट से फरियाद करते हैं। जो भी आपका क्लेम होता है, जो आपके फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस हैं, आप उन्हें उनकी स्टेटमेंट लिख के कोर्ट को देते हैं, और कोर्ट से क्या चाहते हैं ये भी आप उसमें लिख देते हैं। इसे कहा जाता है प्लेंट। तो जब आपने अपना प्लेंट फाइल कर दिया तो इसकी स्क्रूटनी होगी, वो भी एक जगह नहीं बल्कि दो जगह। सबसे पहले जो आपका कोर्ट का ऑफिस है या जो रजिस्ट्रार है वो देखेगा कि इसमें ऐसी कोई इरेगुलरिटी तो नहीं है या ऐसी कोई मिस्टेक तो नहीं है कि ये कोर्ट तक जा ही ना सके या आगे ये चल नहीं सकता। अगर ऐसा कुछ है तो वहां पे आपकी ऑब्जेक्शन लग जाएगी, अगर नहीं है तो वहां से आपका वो आगे चला जाएगा कोर्ट तक। अब जो कोर्ट है वो फर्स्ट हियरिंग पे जब एडवोकेट को सुनेगी तो वो सारी चीज देखेगी, इंक्लूडिंग मेंटेनेबिलिटी। वो सारी चीजें देखेगी कि सब चीजें प्रॉपर हैं या नहीं, कोई ऐसी चीज तो नहीं है। मैं अभी जो रिलेटेड प्रोविजंस हैं उनकी तरफ नहीं जाऊंगा, मैं सिर्फ और सिर्फ आपको इसके स्टेजेस ही एक्सप्लेन करूंगा कि केस फ्रिवलेस तो नहीं है, यानी कि सिर्फ किसी को तंग करने की नियत से तो नहीं किया गया, या फिर पार्टीज जो है उनको प्रॉपरली ऐड किया गया है, किसी पार्टी को गलत ऐड तो नहीं किया गया। ये सारी चीजें कोर्ट देखने के बाद इस केस को या तो एडमिट करेगी या फिर रिटर्न या रिजेक्ट कर सकती है। तो अब मान लें कि कोर्ट ने ए के जो क्लेम है या जो ए का केस है उसे एडमिट कर दिया है, तो एडमिट करने के बाद कोर्ट सबसे पहले नोटिस करेगी उस केस पे। हमारी एग्जांपल में जो बी है उसको ये नोटिस किया जाएगा कि आपके अगेंस्ट एक केस फाइल किया गया है, आपका इस पे क्या कहना है, आप इस पे क्या जवाब देना चाहते हैं। तो उस पार्टी को इनवाइट किया जाएगा टू कंटेस्ट द मैटर। अब जो नोटिस हैं वो सबसे पहले थ्रू कोरियर किए जाते हैं एंड बैलिफ के थ्रू किए जाते हैं। अब इसी सूरत में अगर ये सर्व नहीं हो पाते तो पेस्टिंग एंड पब्लिकेशन के थ्रू भी किए जाते हैं, यानी न्यूज़पेपर पे भी दिया जाता है। अब इन सारे मोड से सर्विस होने के बाद ये माना जाएगा कि सर्विस हो चुकी है। अब अगर डिफेंडेंट्स जो है वो अपीयर नहीं होते तो मैटर को एक्स पार्टी प्रोसीड किया जा सकता है, लेकिन अगर डिफेंडेंट्स आ जाते हैं तो पहली डेट पे उन्हें बेसिकली कॉपीज दी जाती हैं। अब दो तरीके हैं, एक तो कॉपीज नोटिस के साथ भेज दी जाती हैं जो कि सही तरीका है, लेकिन जो प्रैक्टिस जनरल है वो ये है कि खाली नोटिस भेज दिया जाता है, जब डिफेंडेंट्स से जो कोई उनका नुमाइंदा आता है कोर्ट में तो उसे कॉपीज सप्लाई की जाती हैं। अब सर्विस हेल्ड गुड होने के 30 दिन के अंदर अंदर जो डिफेंडेंट्स हैं उन्हें अपना रिटन स्टेटमेंट कोर्ट में फाइल करना होता है। अब ये रिटन स्टेटमेंट ये होता है कि जब ए ने जो क्लेम किया है, बी का उस पर क्या कहना है, वो उसे एडमिट करता है, उसको निगेट करता है, या उसके हिसाब से क्या फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस हैं, उसके लीगल ऑब्जेक्शंस क्या है उस पे। जो बी है या जो डिफेंडेंट्स हैं वो अपने उस रिटन स्टेटमेंट में ये सारी चीजें लिख के कोर्ट को दे देते हैं। सो अब इसके बाद बारी आती है इंट्रोलोकेटरी या मिसलेनियस एप्लीकेशंस की। देखिए, जब कोई केस फाइल होता है तो उसके साथ कुछ एप्लीकेशंस भी फाइल हो सकती हैं, वो दोनों ही तरफ से होती हैं, चाहे वो प्लेंटिफ करे या डिफेंडेंट करे। उनका मकसद ये होता है कि जब तक केस चलता तब तक कोई रिलीफ क्लेम किया जाता है, जैसे कि कुछ स्टे ऑर्डर, रिजेक्शन ऑफ प्लेंट डिफेंडेंट फाइल कर सकता है, या इस तरह की कोई भी एप्लीकेशन जैसे नाजर की इंस्पेक्शन हो गई, अपॉइंटमेंट ऑफ रिसीवर, ये जो जनरल एप्लीकेशंस हैं, इस तरह की एप्लीकेशंस फाइल होती हैं। अब इस स्टेज पे ट्रायल में मजीद आगे बढ़ने से पहले इन एप्लीकेशंस को यहाँ पे डिसाइड किया जाता है, इनको निपटा दिया जाता है। जो भी डिसाइड करना हो कोर्ट मेरिट्स देख के उन्हें डिसाइड करती है, और इसके बाद जो है वो इश्यूज को फ्रेम किया जाता है, यानी प्लेंट और रिटन स्टेटमेंट को साइमल्टेनियसली रख के उनको कंपेयर किया जाता है, और उसमें यह देखा जाता है कि पॉइंट ऑफ कंट्रोवर्सी क्या है। फॉर एग्जाम्पल, एक ए ने कोई क्लेम किया है प्लेंट में
और रिटन स्टेटमेंट में बी ने उसे एक्सेप्ट कर लिया है, तो यहाँ पे कोई पॉइंट ऑफ कंट्रोवर्सी नहीं है, तो उस पर कोई इशू नहीं बनेगा। अब मान लें ए एक चीज क्लेम कर रहा है और बी उसे डिनाई कर रहा है, तो ये एक इशू बनेगा और इस तरह के जितने भी इश्यूज हैं उन सारे इश्यूज को यहाँ पे फ्रेम कर दिया जाएगा और उसके बाद जो बारी आएगी एविडेंस की। अब इसके बाद स्टेज आता है एविडेंस का, यानी इस स्टेज में ये देखा जाएगा कि किसके पास कितना एविडेंस है। सबसे पहले क्योंकि केस जो है वो प्लेंटिफ ने यानी ए ने किया है, तो सबसे पहले ए को कहा जाएगा कि वो अपना जितना भी एविडेंस है वो कोर्ट के सामने पेश करे। सिविल केसेस में एविडेंस इस तरह से चलता है कि ए का अगर कोई विटनेस है, ए खुद है या कोई और है, वो सबसे पहले अपना एफिडेविट इन एविडेंस देगा, उसके बाद उसकी एग्जामिनेशन इन चीफ होगी जिसमें वो जो भी अपने डॉक्यूमेंट्स जिस पे वो रिलाय कर रहा है उन सबको एग्जिबिट या मार्क करवाएगा और एग्जामिनेशन इन चीफ कंप्लीट होने के बाद दूसरी पार्टी को ये मौका दिया जाएगा कि वो उसे क्रॉस एग्जामिन करें। इसी तरह से जब प्लेंटिफ का एविडेंस कंक्लूड हो जाएगा, अब इसके बाद डिफेंडेंट्स को ये मौका दिया जाएगा कि अगर आप अपने हक में कोई एविडेंस पेश करना चाहते हैं अपने केस को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, तो आप वो पेश करें। जो सिमिलर पैटर्न प्लेंटिफ के लिए था वही डिफेंडेंट के लिए भी फॉलो होगा। अब प्लेंटिफ को भी यहाँ पे ये मौका दिया जाएगा कि अगर वो डिफेंडेंट के विटनेसेस को क्रॉस एग्जामिन करना चाहता है तो वो कर सकता है। जब दोनों पार्टीज का एविडेंस कंक्लूड हो जाएगा तो फिर ये केस प्रोसीड करेगा फाइनल आर्ग्यूमेंट्स की तरफ। अब यहाँ पे जितना भी एविडेंस कलेक्ट हुआ, जो भी पूरी ट्रांजैक्शन थी, जो इसके फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस थे, जो लीगल पॉइंट्स थे, इन सबको यहाँ पे एडवोकेट्स एनालाइज करेंगे और फाइनल अपनी स्टेटमेंट इस पे देंगे कि सारे फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस को मद्देनजर रखते हुए उनका यहाँ पे क्या कहना है। दोनों ही पार्टीज अपने अपने दलाइल देंगी, कोर्ट उन दलाइल को सुनेगी और उन दलाइल को सुनने के बाद फैसला देगी। अब यहाँ पे कोर्ट जो है वो सेम डे पे भी जजमेंट अनाउंस कर सकती है या फिर केस को रिजर्व कर सकती है फॉर जजमेंट। अब जजमेंट को अगर रिजर्व कर दिया जाता है तो कुछ दिन बाद या नेक्स्ट डेट पे उस जजमेंट को अनाउंस कर दिया जाता है और अगर जो प्लेंटिफ है वो केस जीत जाता है तो उसे डिक्री दे दी जाती है और अगर वो केस हार जाता है तो केस को सिंपली यहाँ पे डिसमिस कर दिया जाएगा। अब अगर इसके बाद कोई सेटिस्फाइड नहीं है जजमेंट से या ऑर्डर से तो वो इस केस को अपील कर सकता है। लेकिन जो सिविल केसेस के स्टेज हैं वो यही हैं। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। मजीद ऐसी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।